Hi everyone, welcome back to this another video of टारगेट सीरीज CSIR नेट जून 2026। ये हमारी टारगेट सीरीज CSIR नेट जून 2026 की जो अभी अटैम्प्ट आपका आने वाला है उसकी एक बेहतरीन PYQ सीरीज़ है जिसका कि PYQ नंबर 45 हमारा चल रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बस थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये वीडियो सीरीज़ हमारी छोटी छोटी शॉर्ट सीरीज़ होती हैं जो कि डेली हर वीक के हर दिन आपको प्रोवाइड कर दी जाती। बहुत छोटी छोटी होती, लगभग 15 से 16 मिनट की, जिसको आप दिन में कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे PYQ सीरीज़ में पार्ट बी एंड पार्ट सी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और आप अपने आंसर को देखते हैं कि कितने हद तक सही हुआ है। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस एवरीडे इस सीरीज़ को हम डेली ले आते हैं जिससे कि आपकी डेली हेल्प होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की और पेपर के पैटर्न को जानने की। तो आपको पता है कि आपको क्या करना रहता है इस सीरीज़ में। आपको इस सीरीज़ में क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको टोटल बताना होता है कितना आपका आंसर सही हुआ, और बाद में अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है उससे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना PYQ सीरीज़ एक छोटे से मोटिवेशनल कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है कि लिखा क्या हुआ है, पहले समझते हैं। लेस इज़ मोर, यानी थोड़ा सा ही लें लेकिन वो ज़्यादा आपके लिए होता है, क्योंकि जैसे कि ये सीरीज़ के बारे में ये डिफ़ाइन करता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन हम डेली अगर करेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी जगह कई सारे क्वेश्चन एक ही दिन में टारगेट करके चलेंगे तो आप उसको कर तो लेंगे लेकिन उसके अगले दिन आपका मोटिवेशन बिल्कुल चला जाएगा, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, और जो आप एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन को रट के या फिर देख के किसी भी तरीके से करेंगे वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके डेली आप करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर शो होंगे। सबसे पहले हम पार्ट बी के क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक पहला स्लाइड में आ गया। चलिए कोई नहीं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। गिवन द सर्टेन फैक्ट्स विच डिफाइन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डिटर्मिनेशन आपको पता है कि जो डेवलपमेंटल बायो का सब्जेक्ट है, तो हर वीक हम डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपकी कोई भी सेल है, कोई भी डेवलपिंग सेल है, उसने अपना फेट क्या है डिटरमाइंड कर लिया है, बस जान लिया है कि अब उसको यही चीज़ बनना है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और जो बेस्ट डिफाइंड स्टेटमेंट है उसे हमें बतानी है यहाँ पे। किसके बारे में? डिटर्मिनेशन के बारे में। तो यहाँ क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है सेल हैव मेड अ कमिटमेंट टू अ डिफरेंशिएशन प्रोग्राम, यानी सेल ने कमिटमेंट कर दी है कि हाँ अब मैं यही चीज़ बनूंगी। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि जो भी डेवलपिंग सेल होती है वो क्या कर देती है, एक कमिटमेंट कर देती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अ फेज वेयर स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्शन अकर्स इन एम्ब्रियोनिक सेल। तो ऐसा फेज जिसमें कि एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है एम्ब्रियोनिक सेल में, तो ये तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे बायोकेमिकल एक्शन कोई फैक्टर एक्स की बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। द सेल कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू अ डिफरेंशिएशन सिग्नल। तो कह रहा है सेल जो होती है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती डिफरेंशिएशन सिग्नल की बात। तो ये तो दो कंडीशन में हो गया कि आपका पहली तो ऐसी स्टेज जो कि प्री एम्ब्रियो स्टेज होगी, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, तो उसमें तो चलिए मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर लेट एम्ब्रियो सिग्नल की बात करें जहाँ की वो डिटर्मिनेशन हो गई है, लेकिन उस फेट जो डिटर्मिनेशन के बाद जो फेट डिसाइड किया उसने, उसके लिए तो डिफरेंशिएशन सिग्नल जो मिलेगा उसको तो रिस्पॉन्ड करेगी उसके लिए, तभी तो वो अपना फेट गेन कर पाएगी। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन के लिए ऑप्शन गलत कर दिया और CSIR ने अपने आंसर की में भी इस ऑप्शन को गलत ठहराया। अ फेज वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर्स सेल डिफरेंशिएशन, नहीं ये नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं करेगी, किसी भी इंडक्टिव सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ शायद ये गलत बन गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सबसे सही माना जाएगा। ओनली ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि इन सी एलिगेंस lateral inhibition between PNP cell during vulva development is mediated by। तो अगर आपने पढ़ा हो सी एलिगेंस का जो वॉल्वा डेवलपमेंट होता है लैटरल इनहिबिशन, तो उसमें क्या होता है कि कौन सा इसमें किसके फैक्टर कारण होता है। तो यहाँ पे जो होता है LIN12 नॉच सिग्नलिंग जो होती है इसके थ्रू होता है। LIN12 नॉच सिग्नलिंग जो होती है ये डेल्टा नॉच सिग्नलिंग होती है जो कि एक एडजेसेंट सेल में देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो कि प्राइमरी आपका
कह सकते हैं सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो दूसरे उसके नेबरिंग सेल होती हैं उनको प्राइमरी नहीं बनने देती, वहाँ पे उनको सेकेंडरी बनने के लिए प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिन 12 नॉच सिग्नलिंग होगी, यहाँ पे लिन AGF सिग्नलिंग नहीं होगी। WNT पाथवे एक सिग्नलिंग पाथवे है, और यहाँ पे जैसा कि डेल्टा नॉच सिग्नलिंग हो रही है, WNT पाथवे नहीं होगा। सोनिक हेडजहॉग सिग्नलिंग जो होती है, ये जो सिग्नलिंग होती है ये किसी भी मतलब कि डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गन डेवलपमेंट के टाइम पे होती है, जैसे कि आपके आई के डेवलपमेंट के टाइम पे। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सबसे सही होगा। अगला बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज क्रिटिकली फॉर स्पेसिफाइंग जर्म लाइन फेट इन द पी लीनिएज ऑफ सी एलिगेंस, यानी सी एलिगेंस में जो जर्म लाइन फेट होता है उसके लिए कौन सी यहाँ पे आपका जीन रिस्पॉन्सिबल है, GLP1, PAR3, PAI1 एंड LIN12। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 के ए में अगर देख रहे हैं तो GLP1 जो होता है ये आपका क्या होता है कि ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन सही आंसर अगर बात करें तो PAI1 यहाँ पे होगा। PAI1 क्या होता है, ये आपका डिफरेंट जर्म लाइन सेल को कह सकते हैं कि स्पर्म बनाने वाले सेल को ये बनाने की कोशिश करता है, जिसमें कि आपके P0, P1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आती हैं। इसके अलावा जो आपका LIN12 होता है, LIN12 जो ये होता है ये आपका कह सकते हैं एक्सिस को डिटरमाइन करने के लिए होता है कि एंटीरियर एक्सिस क्या बनेगा सी एलिगेंस का, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा बनेगा। PAR3 की बात करें तो PAR3 आपका ये भी आपका डॉर्सल और उसके लिए शायद यूज़ होता है। GLP1 की बात करें तो ये आपका सोमैटिक सेल के डिफ्रेंशिएशन में वर्क करता है, एपिडर्मल लेयर के लिए वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे जो PAI1 होगा ये मेन स्पेसिफाइंग फंक्शन परफॉर्म करता है जर्मिनल फेट के लिए। मीन्स यही बताता है कि ये यहाँ पे एपिडर्मल ग्रोथ नहीं होगी, इस जगह पे जर्म लाइन ग्रोथ होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्म को बनाने वाली सेल्स बनेंगी। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया कि यहाँ पे जर्म लाइन फेट कौन परफॉर्म करेगा, PAI1 सेल्स पर आपका परफॉर्म करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सी एलिगेंस एम्ब्रो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार प्रोटीन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज इज इम्पोर्टेंट फॉर, यानी जो आपका एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सी एलिगेंस में वो किस लिए होता है, वो चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो आपका ये जो सी एलिगेंस होता है ना, इसमें एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि यानी स्टेम सेल बनती हैं, उसके अलावा दूसरी सेल बनती हैं जो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब हर एक स्टेज में आपकी स्टेम सेल रखी जाती हैं, तो उसी को एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहा जाता है। और ये बेसिकली इसमें एक और होता है चीज़ कि आपका P1 एंड P2 इस तरह की सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये आपका एंटीरियर साइड पे आ जाती हैं, कुछ सेल्स आपकी पोस्टीरियर साइड पे चली जाती हैं। यानी अगर ये कोई एक सी एलिगेंस है मान लीजिए, तो यहाँ पे इसके एंटीरियर यानी हेड रीजन पे आपकी कुछ सेल्स आ जाएंगे, कुछ सेल इसके पोस्टीरियर रीजन पे चले जाएंगे, तो इसी को एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये आपका बेसिकली किसके लिए होता है, स्टेबलिशिंग एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी के लिए होता है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, गैस्ट्रुलेशन के लिए नहीं होता, ये गैस्ट्रुलेशन से पहले की वर्किंग प्रोसीजर है। एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ ये भी नहीं होता है, नॉच सिग्नलिंग इसमें नहीं देखी जाती, ये एक सिग्नलिंग का वो फंक्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नली सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलिशिंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ अ टेट्रापोड लिम्ब, तो यानी टेट्रापोड का जो लिम्ब होता है उसके लिए यहाँ पे कौन सी सिग्नलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबल है वो बोल रहा है। ऑप्शन को पहले देखते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका कह रहा है, ये आपका AER जो है ये आपका एंटीरियर रीजन को बनाने के लिए वर्क करता है। साथ ही साथ ZPA की बात करें तो इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्सिस, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्सिस आपका ये होता है, यानी यही जो होता है आपका ये क्या करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस को बनाने में वर्क करता है ZPA। विंट ए डोमेन जो होता है ये आपका क्या करता है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड को बनाने में हेल्प सिग्नलिंग करता है। BMP जोन भी इसका आंसर नहीं होगा, AER भी आप इसका आंसर नहीं होगा, इसका JPA आंसर होगा जो कि जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्सिस होता है, यही आपका क्या करता है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को बनाने के लिए सिग्नलिंग करता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा।
यहाँ क्या कह रहा है, द फेट ऑफ अ सेल टिश्यू स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली ऑन बीइंग प्लेस्ड इन न्यूट्रल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग पाथवे एंड एम्ब्रियो विल शो द डेवलपमेंट पैटर्न बेस्ड ऑन इट्स स्पेसिफिकेशन। और कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा वो बताना। यहाँ क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे कोई एक फेट किसी सेल का था, डेवलपिंग एम्ब्रियो का कह सकते हैं। तो उसमें क्या किया कि ये कुछ सेल को निकाल के बाहर न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रख दिया और वहाँ पे क्या कह दिया है कि ये सेल अब किस तरीके से ऑटोनॉमस डेवलपमेंट खुद से डेवलपमेंट कर रही है या फिर किस भी तरीके से डेवलपमेंट कर रही है उसको हमें बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट एंड रेगुलेटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो सेल इसको ऑप्शन में कह रहा है, जो सेल हमने निकाल के यहाँ पे रखी थी उसमें क्या हुआ कि वो अर्ली सेल थी पहली बात तो, क्योंकि एम्ब्रियोस निकाल के रखी गई थी। अब ये जो ऑटोनॉमसली पहले अर्ली सेल थी यहाँ पे, ये अर्ली सेल क्या कर रही हैं, इनका जो डेवलपमेंट होगा वो पहली बात तो अपने से स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने से स्टार्ट हो जाएगा तो चाहे यहाँ पे रहें चाहे ये बाहर निकाल के रख दें, ये खुद से अपना ग्रोथ करके अपना बना लेंगी प्रॉपर ऑर्गन। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू इट्स नॉर्मल फिट, ठीक है नॉर्मल फिट रहेगा, रेगुलेटिव डेवलपमेंट होगा एंड आपका कॉन्ड ईयर की ये मिस टाइपिंग हो गई है। तो यहाँ पे पहली बात तो जो सेल को हमने रख दिया न्यूट्रल इन्वायरमेंट में, ये ग्रेटर फेट शो करेंगी यानी अपने से डेवलप होने लगेंगे। तो यहाँ पे ये पहली बात तो जब न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रख दे रहे हैं तो ये ग्रेटर फेट यहाँ पे शो कर रही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है नॉर्मल फेट जो इक्वल टू नॉर्मल फेट इन रेगुलेटरी डेवलपमेंट, तो यहाँ पे रेगुलेटरी डेवलपमेंट में नॉर्मल फेट नहीं शो करेंगे, ये ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटरी डेवलपमेंट। रेगुलेटरी डेवलपमेंट मतलब ऑटोनॉमसली ये अपने आप खुद से डेवलप कर रहे हैं क्योंकि ये इनको अर्ली स्टेज में रख दिया है और इनको अभी अपना मतलब फेट नहीं पता है, तो ये अपना पूरा ऑर्गन बनाने के लिए डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू नॉर्मल फेट इन मोज़ैक डेवलपमेंट। मोज़ैक डेवलपमेंट क्या होता है कि जब ये सेल थोड़ा बड़ी हो जाएंगी, ग्रो कर लेंगी, तो ग्रो करने के बाद क्या होता है इनका फेट पता चल जाता है। तो जब फेट पता चल जाता है तो जो जिस सेल का काम होगा वो अपना काम उसी तरीके से करेगी, बिना हाई या लो ग्रोथ करे हुए नॉर्मल ग्रोथ करेगी, इक्वल टू नॉर्मल फेट इन मोज़ैक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ग्रेटर देन इन नॉर्मल फेट इन मोज़ैक डेवलपमेंट। मोज़ैक डेवलपमेंट में हमेशा जो नॉर्मल फेट होता है उसी को सेल फॉलो करती हैं, किसी तरीके का हाइयर या लोअर ग्रोथ नहीं शो करती हैं। तो जो फेट रहेगा वही फॉलो करेंगे। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो वापस से रिवर्स करके देख लीजिएगा और हम अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये सब पार्ट सी के क्वेश्चन है। When the prospective neurons of an early gastrula of a frog were transplanted into prospective epidermis region, the donor cell differentiated into epidermis. However, when a similar experiment was done in late gastrula of frog, the prospective neuron developed into neurons only. These observations could possibly explained by following phenomena. तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पे अर्ली गैस्ट्रूला से, यहाँ पे हमने क्या किया, अर्ली गैस्ट्रूला से कुछ निकाला सेल्स और उनको जब हमने डेवलप करवाया यहाँ पे, तो ये क्या कर रही हैं, इनको एपिडर्मिस रीजन में इन्होंने डेवलप करवाया। तो मतलब कि ये कोई एनिमल होगा, उसका यहाँ पे एपिडर्मल सेल होंगी। तो यहाँ पे जो सेल निकाली गई थी उसको एपिडर्मल सेल दूसरे डोनर जो था, सॉरी एक्सेप्टर जो था, वहाँ के हमने एपिडर्मल रीजन में डाला। तो वो जो ये सेल थी ये भी क्या बनाने लगी, एपिडर्मिस बनाने लगी इसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में हमने क्या किया, लेट गैस्ट्रूला को हमने लिया और लेट गैस्ट्रूला को सेम एनिमल में हमने डाला, मतलब कि सेम एनिमल में हमने उसकी सेल्स को डाला, लेट गैस्ट्रूला सेल को। तो इनका यहाँ पे फेट क्या था, इनका यहाँ फेट था न्यूरॉन बनाने का और यहाँ पे हमने डाला तो ये न्यूरॉन बनाने लगी, जबकि इनको एपिडर्मल रीजन में डाला गया। तो एपिडर्मल बनाना चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ क्या समझ में आया कि लेट गैस्ट्रूला था, यानी उसको मोज़ैक डेवलपमेंट था, उसका फेट पता चल गया था लेट गैस्ट्रूला में। यानी यहाँ पे सेल को उसका क्या पता चल गया था, फेट पता चल गया। यानी ये जो सेल डाली गई थी इनको इनका क्या पता चल गया था, फेट पता चल गया। तो इस वजह से क्या बनाया इन्होंने, जो न्यूरॉन बना रही थी यहाँ पे वही न्यूरॉन इन्होंने यहाँ बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, अर्ली गैस्ट्रूला में इनको इसका फेट नहीं पता था इन सेल को, तो इन्होंने जहाँ जिस रीजन में डाला गया वहाँ पे ये ऑटोनॉमसली डेवलप करी उनके कंडीशन के हिसाब से और इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे एपिडर्मल बनाया। तो उसी तरह यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन का द अर्ली गैस्ट्रूला सो कंडीशनल डेवलपमेंट वेयर एज लेट गैस्ट्रूला सो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द अर्ली गैस्ट्रूला सो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट वेयर द लेट गैस्ट्रूला सो कंडीशनल डेवलपमेंट।
तो यहाँ पे तो हम शुरू के ही ऑप्शन को ए और बी को पढ़ने से पता चल जा रहा है। पहली बात तो मैंने बोला अर्ली डेवलपमेंट की जो सेल थी उनको कंडीशन दी गई, तो उनको तो उनका फेट पता नहीं था, तो उनके जो कंडीशन मिली उनके हिसाब से डेवलप कर दिया। तो अर्ली गैस्ट्रुला सो कंडीशनल डेवलपमेंट, तो उन्होंने कंडीशन के हिसाब डेवलपमेंट किया। लेकिन लेट गैस्ट्रुला ने क्या किया, ऑटोनॉमसली डेवलपमेंट किया, क्योंकि उन्हें उनका फेट पता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जा रहा है। तो ए सही हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो 4 वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए सही है तो ए इसमें था नहीं। सेकंड बी वाला होगा नहीं, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे A1 वाले में कह रहा है, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा डी एंड सी। डी सी में देख लेते हैं। द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स, यानी आपके बी वाले की बात कर रहा है। फ्रॉम द अर्ली गैस्ट्रुला आर ओनली स्पेसिफाइड वेयर दोज फ्रॉम द लेट गैस्ट्रुला आर डिटरमाइंड। तो स्पेसिफाइड क्या बोल रहा है, तो स्पेसिफाइड का मतलब होता है जो स्पेसिफाइड सेल होती है ना, वो अपना क्या करती हैं कि वो अपना फेट चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो डिटरमाइंड सेल होती हैं वो नहीं चेंज करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम अर्ली गैस्ट्रुला आर ओनली स्पेसिफाइड। जो अर्ली गैस्ट्रुला की न्यूरॉन्स वाली सेल थी, जिन्हें कि एपिडर्मल रीजन में डालने पे एपिडर्मल ग्रोथ हो रही, उन्हें वो केवल स्पेसिफाइड सेल थी, जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने अपना मतलब कि बिहेवियर फेट चेंज कर लिया और एपिडर्मल बनाया। लेकिन जो लेट गैस्ट्रुला के न्यूरॉन वाली सेल थी वो क्या कहती थी, डिटरमाइंड थी, इसीलिए उन्होंने अपना फेट नहीं चेंज किया और न्यूरॉन डेवलपमेंट किया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम अर्ली गैस्ट्रुला डिटरमाइंड, गलत बोल रहा है। न्यूरॉन अर्ली गैस्ट्रुला की सेल डिटरमाइंड नहीं थी, वो केवल स्पेसिफाइड थी। ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड सी सबसे सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड एंड ये क्या हो जाएगा थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे ए एंड सी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और शायद ये आज हमारी यहाँ पे लास्ट स्लाइड थी, और हाँ यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू, आपसे मिलते हैं अब कल के सेशन में। लास्ट में आपसे बस इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ अगर आप यहाँ तक बने तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। यही एक मोटिवेशन देता है हमें डेली वीडियो बनाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो को हमारे, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई भी नोट्स मेरी हैंड रिटन जैसी भी होती है वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, और सारी जो भी बुक्स नोट्स और अदर नोट्स जो होती हैं वो सारी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के और न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सभी को टेक केयर।